तो कहानी की शुरुआत में हम नॉर्वे के एक बर्फीले इलाके को देखते हैं जहां दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मन फौज ने कब्जा कर लिया होता है और जर्मन फौज पकड़े गए नॉर्वेजियन सिपाहियों को चुन चुनकर मार रही होती है। लेकिन फिर एक बचा हुआ नॉर्वेजियन सिपाही कुछ ऐसा कर दिखाता है कि पूरी जर्मन फौज उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। जब दूसरी जंग अजीम अपने उरूज पर थी, इसी दौरान ब्रिटिश आर्मी 12 नॉर्वेजियन सिपाहियों को तरबियत देकर एक खुफिया मिशन पर नॉर्वे भेजती है। इस मिशन का नाम मार्टिन रेड होता है, जिसका मकसद जर्मन सिपाहियों के मिलिट्री बेस को तबाह करना होता है। जल्द ही वो 12 सिपाही स्कॉटलैंड के रास्ते कश्ती के जरिए नॉर्वे में दाखिल होते हैं। जर्मन सिपाहियों को करीब आता देखकर नॉर्वेजियन सिपाही उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ सिपाही कश्ती में मौजूद गोला बारूद को आग लगाकर पानी में कूद जाते हैं। इसी दौरान एक सिपाही का पांव रस्सी में फंस जाता है, लेकिन वो फौरन अपना जूता उतारकर पानी में कूद जाता है और इसी वक्त हो जाती है। जैसे ही तमाम नॉर्वेजियन सिपाही किनारे पर पहुंचते हैं, जर्मन सिपाही उन सबको पकड़ लेते हैं, लेकिन उनमें से एक सिपाही बच जाता है जिसका नाम जॉन होता है। जॉन खुद को एक पत्थर के पीछे छुपा लेता है और अपनी आंखों के सामने अपने तमाम साथियों को जर्मन कैद में जाता हुआ देखता है। तभी जॉन की नजर कश्ती पर रह गए बैग पर पड़ती है, जिसमें मिशन पर आए तमाम 12 सिपाहियों की खुफिया मालूमात होती हैं। जॉन उस बैग को हासिल करना चाहता है, लेकिन इसी वक्त वो बैग एक जर्मन सिपाही के हाथ लग जाता है। जान वहां से फौरन भाग निकलता है, लेकिन जर्मन सिपाही जान को देख लेते हैं और उसे रोकने के लिए उस पर फायर करते हैं। जल्द ही रात हो जाती है और जान अपने जख्मी पैर को देखता है, जिसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं होती। जर्मन सिपाही जान को पकड़ने के लिए रात में भी फ्लेयर गन की रोशनी में उसकी तलाश जारी रखते हैं। तभी जॉन देखता है कि जर्मन सिपाही उसके करीब आने लगे हैं, इसलिए खुद को बचाने के लिए वो एक मुश्किल फैसला करता है। जॉन नॉर्वे की जमा देने वाली सर्दी में दरिया के ठंडे पानी में उतर जाता है और खुद को छुपाते हुए तेजी से जर्मन सिपाहियों से दूर जाने लगता है। इधर जॉन हिम्मत करके दरिया पार कर जाता है, लेकिन सर्दी की वजह से जॉन की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। अचानक उसे अपने सामने एक कश्ती में 2 लोग नजर आते हैं जो कि नॉर्वे के शहरी होते हैं, और वो जॉन को देख लेते हैं और फौरन अपने घर ले आते हैं। जॉन कहता है कि वो एक नॉर्वेजियन सिपाही है और खुफिया मिशन पर नॉर्वे आया है, लेकिन अब उसके बाकी 11 साथी जर्मन सिपाहियों के हाथों पकड़ जा चुके हैं और वो किसी भी तरह उन्हें बचाना चाहता है। जल्द ही कर्ट पकड़े जाने वाले 11 नॉर्वेजियन सिपाहियों से तफ्तीश शुरू करता है, जहां उसे पता चलता है कि उनमें से एक सिपाही कम है। साथ ही एक जर्मन लेफ्टिनेंट कर्ट को बताता है कि वो 12वां आदमी अब तक मर चुका होगा, क्योंकि नॉर्वे की सर्दी में एक जख्मी आदमी का जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन कर्ट को इस बात पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो सबकी 12वें आदमी की शनाख्त चेक करता है, जो उन्हें बोट से मिलने वाले बैग से मिली थी। जर्मन लेफ्टिनेंट से कहता है कि जब तक मुझे इस 12वीं आदमी की लाश नहीं मिल जाती, मैं उसे ढूंढना बंद नहीं करूंगा। उसीलिए वो जर्मन सिपाहियों को नॉर्वे के मेडिकल पॉइंट्स और नर्सों के घरों की तलाशी लेने का हुक्म दे देता है। दूसरी तरफ जॉन भी कुछ दिनों में मकामी लोगों की मदद से आगे बढ़ने लगता है, जहां एक आदमी जॉन को एक बूढ़ी औरत का पता देता है जो पहले नर्स रह चुकी होती है और जॉन की आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इसलिए जॉन छुपते हुए उस बूढ़ी औरत तक पहुंच जाता है और जान को देखते ही वो बूढ़ी औरत उसे घर के अंदर ले जाती है और उसके जख्मी पांव की पट्टी करती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत जान को नॉर्वे का नक्शा देते हुए एक खानदान से मिलने को कहती है। अचानक वहां कुछ जर्मन सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जान फौरन छुप जाता है। जर्मन सिपाही बूढ़ी औरत से जान के बारे में पूछते हैं, लेकिन बूढ़ी औरत उन्हें जान के बारे में कुछ नहीं बताती, इसलिए जर्मन सिपाही कुछ ही देर में वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में जान के एक साथी को बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ताकि वो जर्मनों को अपने खुफिया मिशन और 12th मैन यानी जान की मालूमात दे दे। लेकिन नॉर्वे का सिपाही अपना मुंह नहीं खोलता। कर्ट कुछ कमजोर और जख्मी नॉर्वे के सिपाहियों को ठंडे पानी में उतारता है और घड़ी पर वक्त नोट करने लगता है। असल में कर्ट ये जानना चाहता है एक जख्मी आदमी कितनी देर तक ठंडे पानी में जिंदा रह सकता है, ताकि वो जान के जिंदा होने का सबूत हासिल कर सके। लेकिन नॉर्वे के सिपाही चंद मिनट भी पानी में नहीं ठहर पाते, इसलिए कर्ट खुद ठंडे पानी में उतरकर वक्त नोट करता है और जल्द ही कर्ट जान जाता है कि जॉन अभी भी जिंदा है, क्योंकि कर्ट पूरे 20 मिनट तक ठंडे पानी में सरवाइव कर जाता है। अगले कुछ दिनों में जॉन भी बूढ़ी औरत की बताई हुई फैमिली के घर के बाहर पहुंच जाता है, जहां एक बच्ची खेल रही होती है कि अचानक एक आदमी घर से बाहर आकर जॉन को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन जान को देखकर वो आदमी फौरन उसे घर के अंदर ले आता है, जहां इस आदमी की बीवी जान को बताती है कि उसकी बहन जर्मन हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम करती है और उसने बताया है कि जर्मन सिपाही पकड़े जाने वाले नॉर्वेजियन सिपाहियों को बुरी तरह टॉर्चर करके मार रहे हैं, इसलिए उन्हें बचाने का ख्याल जान को अपने दिल से निकालना होगा। ये सब सुनकर जान बिल्कुल टूट जाता है और रोने लगता है, क्योंकि जान जानता है कि उसके साथी जान को बचाने और मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। कर्ट को जब बाकी बचे हुए नॉर्वेजियन सिपाहियों से कोई मालूमात नहीं मिलती,
मिलती तो वो उन सबको एक जगह लाकर लाइन में खड़ा कर देता है। ये देखकर सब कैदी समझ जाते हैं कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने कमजोर और जख्मी जिस्मों के साथ डट कर खड़े रहते हैं कि अचानक पीछे से जर्मन सिपाही उन पर फायरिंग करके सबको मार डालते हैं। दूसरी तरफ जॉन के दिल में एक ख्याल आता है और वो नक्शे से बच्ची का साइन हटा देता है और जल्द ही जॉन एक मछेरे के घर पहुंचता है और उसे कहता है कि वो उसे कश्ती के जरिए स्वीडन की सरहद तक ले जाए, जिस पर वो मछेरा जॉन को अपनी कश्ती में स्वीडन की सरहद तक ले जाने लगता है। जॉन देखता है कि उसके पांव का जख्म काफी हद तक बिगड़ चुका है। इतने में वो माहीगीर जॉन के पास आता है और उसके जख्म के बारे में पूछता है। साथ ही वो जॉन को अखबार में छपी कर्ट की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि ये जर्मन अफसर अब भी जॉन को तलाश कर रहा है, इसलिए जॉन को हर हाल में कर्ट से बचते हुए स्वीडन तक पहुंचना होगा, क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड के मुताबिक कोई भी कैदी कर्ट की कैद से बचकर फरार नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ जॉन तेजी से स्वीडन की तरफ बढ़ने लगता है, जहां वो माहीगीर जॉन को एहतियात से दरिया पार करवाता है और जॉन को स्केट्स और कुछ जरूरी सामान देकर दरिया किनारे छोड़ देता है, जहां से जॉन नॉर्वे के बर्फीले इलाके को अबूर करते हुए स्वीडन बॉर्डर की तरफ जाने आता है कि अचानक जॉन को रास्ते में एक जर्मन मिलिट्री बेस नजर आता है, लेकिन जॉन रुकता नहीं और स्केटिंग करते हुए जर्मन के बीच से गुजरने लगता है कि तभी जॉन अपने जख्मी पैर की वजह से लड़खड़ाकर वहीं गिर जाता है और तेजी से उठकर वहां से जाने लगता है कि इसी वक्त कर्ट जॉन के सामने आ जाता है। कर्ट जॉन से कहता है, मैंने सुना था कि नॉर्वेजियन बहुत अच्छे स्केटर्स होते हैं, लेकिन शायद मैं गलत था, और ये कहकर वो जॉन को जाने देता है। लेकिन अचानक कर्ट रुक जाता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, और उसी वक्त एक फाइटर जेट तेजी से जॉन को ढूंढकर उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन जॉन फायरिंग से बचते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक फायरिंग की वजह से तेजी से एक एवलांच जॉन की तरफ बढ़ने लगता है और पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है और जॉन इस बर्फ में दब जाता है। जॉन का चेहरा और जिस्म बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, लेकिन किस्मत से जॉन जिंदा बच जाता है। दूसरी तरफ कर्ट को जॉन की मौत के बारे में इत्तला दी जाती है, लेकिन कर्ट यकीन नहीं करता और फौरन एक सर्च टीम को जॉन की लाश तलाश करने का हुक्म दे देता है, लेकिन सर्च टीम को जॉन के स्केट्स के अलावा बर्फ में कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जॉन की हालत तेजी से खराब होने लगती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि जॉन जानता था कि अगर वो एक लम्हे के लिए भी रुका तो मार दिया जाएगा। जर्मन सिपाही जब मैक्स से जॉन के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं तो मैक्स की नजर सामने से आते जॉन पर पड़ जाती है, लेकिन मैक्स खामोश रहता है और जर्मन सिपाही भी जॉन को देख नहीं पाते और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। जर्मन सिपाहियों के जाते ही मैक्स फौरन जॉन को घर के अंदर ले आता है और जॉन के कपड़े बदलवाए जाते हैं। अलीना देखती है कि जॉन की आंखें बुरी तरह सर्दी से मुतासिर हो चुकी हैं। सिर्फ फौरन जॉन का इलाज शुरू करती है। कुछ दिनों में जॉन की हालत बेहतर हो जाती है और वो दोबारा देखने के काबिल हो जाता है। एलिना हर वक्त जॉन के साथ रहती है और जॉन को बताती है कि उसके पांव का जख्म काफी खराब हो चुका है, जिसकी वजह से जॉन फिलहाल चल फिर नहीं पाएगा। इसी वक्त घर के बाहर कुछ जर्मन सिपाही फिर से आ जाते हैं। एलिना और मैक्स जल्दी से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि इस बार जनरल कट खुद जॉन को तलाश करने आया है। ये देखकर एलिना और मैक्स डर जाते हैं। कट फौरन घर के अंदर आता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां जॉन को छुपाया गया था। आवाज सुनकर जॉन भी अपनी बंदूक हाथ में लेकर अलर्ट हो जाता है और जैसे ही कट जॉन तक पहुंचने वाला होता है, जर्मन सिपाही और कट के जाते ही मैक्स और एलिना जल्दी से जॉन को स्ट्रेचर पर डालकर अपने घर से दूर एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं, जहां मैक्स जॉन को कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान देता है ताकि जॉन कुछ दिन वहीं छुप कर रह सके और मौका मिलते ही मैक्स जॉन को स्वीडन की सरहद पार करवा दे। दिन गुजरने लगते हैं। एक रात जब सो रहा होता है तो ही उसे ढूंढ निकालते हैं, लेकिन असल में ये ख्वाब होता है। इन्हीं हालात में एक रात जॉन ख्वाब देखता है कि उसके पांव में गैंग्रीन हो गया है और इन्फेक्शन टांग तक पहुंचने वाला है। ये देखकर वो फौरन डर के मारे जाग जाता है और अपने पांव को देखता है, जो हकीकत में गैंग्रीन का शिकार हो चुका था। पांव की सारी उंगलियां दल चुकी थी और जख्म से तेज बदबू उठ रही थी। जॉन जानता था अगर इन्फेक्टेड हिस्सा पांव से अलग ना किया गया तो वो अपनी पूरी टांग खो सकता है, इसलिए वो अपने पांव की उंगलियां काटने का फैसला करता है। कुछ देर में मैक्स के दिए गए चाकू से वो अपने पांव की उंगलियां काट डालता है। दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि जॉन बर्दाश्त नहीं कर पाता और चीख उठता है, फिर बेहोश हो जाता है। अगले दिन मैक्स अपने साथियों के साथ जॉन के पास आता है। मैक्स देखता है कि जॉन बेहोश है, वो उसे होश में लाता है। जब मैक्स की नजर जॉन की कटी हुई उंगलियों पर पड़ती है तो उसका दिल दहल जाता है और वो जॉन को हौसला देता है। मैक्स जॉन कहता है कि इसकी तकालीफ जाएं या ना जाएं। उसके बाद मैक्स अपने साथियों के साथ जॉन को मुकम्मल तौर पर ढांप कर कश्ती के जरिए खुफिया जगह पर ले जाता है। इसी वक्त वहां एक जर्मन पेट्रोलिंग जेट आ जाता है, जिसे देखकर सब छुप जाते हैं और जेट के जाते ही फौरन जॉन को पहाड़ के ऊपर ले जाकर एक पत्थर के अंदर छुपा दिया जाता है। एक दिन जब मैक्स और एलिना काम कर रहे होते हैं तो मैक्स के पास एक आदमी आता है। ये मैक्स का वही दोस्त होता है जिसने जॉन को स्वीडन की सरहद पार करवानी थी। मैक्स का दोस्त मैक्स को बताता है कि उसे उसकी खुफिया जगह पर जॉन का कोई नामो निशान नहीं मिला, जिस पर एलिना और मैक्स बहुत परेशान हो जाते हैं।
अलीना मैक्स के दोस्त को बताती है कि हम तो समझ रहे था कि तुम अब तक जान को सरहद पार करवा चुकी होगे, लेकिन हकीकत जानकर तीनों घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि या तो जान पकड़ा जा चुका है या फिर इससे कुछ हो गया होगा। इसलिए मैक्स फौरन अपनी एक नर्स साथी के साथ उस खुफिया जगह पर पहुंचता है और बर्फ हटाने लगता है। अचानक मैक्स के हाथ रुक जाते हैं। उसे सामने जान नजर आता है जो बिल्कुल नीला पड़ चुका होता है। अचानक जान अपनी आंखें खोलकर मैक्स को हेलो कहता है। ये देखकर सबकी जान में जान आ जाती है। जान को फौरन बाहर निकालकर पानी और कुछ खाने को दिया जाता है। मैक्स घर पहुंचकर अलीना को जान के जिंदा होने के बारे में बताता है। ये सुनकर अलीना बहुत खुश होती है क्योंकि वो जान को पसंद करने लगी थी। जल्द ही अलीना और मैक्स जान के पास पहुंच जाते हैं। मैक्स जॉन को बताता है कि रात तक वो उसे यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि दिन में जर्मन सिपाहियों का टाउन में सख्त पहरा होता है। और वादे के मुताबिक मैक्स रात के वक्त जॉन को वहां से निकाल लेता है। ये हालत देखकर मैक्स उससे उसकी गन ले लेता है ताकि वो मायूस होकर खुद को नुकसान न पहुंचा ले। एक दिन कर्ट सिनेमा में जर्मन मिलिट्री की तरफ से मिलने वाले अवार्ड्स देख रहा होता है जो उसे 12th नॉर्वेजियन सोल्जर्स को पकड़ने पर मिले थे। तभी उसे फिर से 12th मैन याद आता है जिसे वो अभी तक पकड़ नहीं पाया था। इसी वजह से कर्ट सिनेमा हॉल छोड़कर बाहर अपनी गाड़ी में जाकर गुस्से से चिल्लाने लगता है और खुद से वादा करता है कि बहुत जल्द मैं 12th मैन को भी पकड़ लूंगा। पर मैक्स जान के इलाज के लिए एक डॉक्टर को गार में लाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके और वो किसी तरह इस मुश्किल हालत से बाहर निकल सके। डॉक्टर जान के पांव की सारी गैंग्रीन निकाल देता है। एक दिन जब जान गार में सो रहा होता है तो उसे ख्वाब में वही छोटी बच्ची नजर आती है जिसने उसे स्वीडन जाने का नक्शा दिया था। वो बच्ची जान को तकलीफ में देखकर कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने मेरा दिया हुआ नक्शा खो दिया है, लेकिन यकीन रखो बहुत जल्द जाने वाला रास्ता ढूंढ निकालोगे। ये अल्फाज जान को हिम्मत देते हैं। इसी वक्त मैक्स डॉक्टर के साथ जान के पास आता है और उसे बताता है कि बॉर्डर पार करवाने का इंतजाम हो गया है। ये सुनकर जान बहुत खुश होता है और अपने कमजोर और जख्मी हाथों से डॉक्टर का दिया हुआ केक खाने लगता है। इसके बाद उसे स्लेज पर लेटाया जाता है जहां मैक्स उसे उसकी बंदूक वापस करता है और आखिरी अलविदा कहकर अपने दोस्तों के साथ भेज देता है। जल्द ही जान स्वीडन बॉर्डर के करीब पहुंच जाता है जहां बहुत सारे रेंडियर होते हैं। मैक्स का साथी जॉन को बताता है कि सुबह उसे एक ताकतवर रेंडियर के साथ बांधकर बॉर्डर पार करवाया जाएगा ताकि जर्मन सिपाही उसे देख ना सके। दूसरी तरफ मैक्स और एलिना छुपते छुपाते कॉटेज पहुंच जाते हैं और एलिना को अपना रुमाल मिल जाता है, लेकिन इसी वक्त जर्मन सिपाही वहां आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। कट भी वहां आता है और कॉटेज के अंदर उसे दीवार में फंसा जान के पांव का अंगूठा मिल जाता है जो इस बात का सबूत होता है कि जान वहीं छुपा था। ये देखते ही जर्मन सिपाही मैक्स और एलिना को बुरी तरह मारने लगते हैं ताकि इन दोनों से जान का पता मालूम कर सके, लेकिन मैक्स और एलिना अपना मुंह नहीं खोलते। अगले दिन जॉन को और रेंडियर की स्लेज से बांधकर तेजी से स्वीडन बॉर्डर की तरफ ले जाया जाने लगता है। इतने सारे रेंडियर में जर्मन सिपाही जान को देख नहीं पाते और जॉन तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी स्लेज की रस्सी खुल जाती है और जॉन रेंडियर से अलग होकर दूर जा गिरता है। स्लेज के अलग होते ही जर्मन सिपाहियों की नजर जॉन पर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जॉन जल्दी से खुद को घसीटकर एक चट्टान के पीछे ले आता है क्योंकि वो किसी भी हाल में जर्मन सिपाहियों की कैद में नहीं जाना चाहता था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो जर्मन सिपाही उसे अजियत देकर मार डालेंगे। जॉन अभी भी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके सामने कोई आ जाता है जिस पर जॉन बुरी तरह डर जाता है, लेकिन जब जॉन की नजर सामने पड़ती है तो वो देखता है कि ये वही ताकतवर रेंडियर है जिससे जॉन की स्लेज बंधी हुई थी। जर्मनों की आवाज सुनकर जॉन फौरन हिम्मत करके उस रेंडियर की स्लेज से खुद को बांध लेता है और हवा में एक फायर कर देता है जिससे वो रेंडियर तेजी से दौड़ने लगता है और देखते ही देखते जॉन जर्मन सिपाहियों के सामने से निकल जाता है। जॉन को देखते ही जर्मन सिपाही उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन जॉन को एक भी गोली नहीं लगती और वो तेजी से बॉर्डर की तरफ जाने लगता है। जल्द ही और जर्मन सिपाही जॉन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही लम्हों में जॉन जर्मन सिपाहियों के सामने बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। बॉर्डर क्रॉस करते ही रेंडियर रुक जाता है और खुद को स्वीडन के अंदर देखकर जॉन खुशी से चीख उठता है। उसका जिस्म चाहे बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत और उम्मीद आखिरकार उसे आजादी दिला देती है। जल्दी ये खबर कट तक पहुंच जाती है कि जॉन यानी 12th मैन स्वीडन की सरहद पार कर चुका है। ये सुनकर कट बिल्कुल टूट जाता है, जबकि मैक्स और अलीना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। दूसरी तरफ जब स्वीडन के सिपाही जॉन के पास पहुंचते हैं तो वो रस्सी को मजबूती से पकड़े होता है और उसका चेहरा पूरी तरह जम चुका होता है। इसकी हालत देखकर फौरन उसे अस्पताल भेज दिया जाता है। पूरे 3 महीने बाद कुछ बेहतरी आती है। फिर जॉन अपने जर्नल से मिलता है और जर्मन फौज की सारी खुफिया मालूमात उन्हें सौंप देता है। 1945 में दूसरी जंग अजीम खत्म हो जाती है और 1947 में कट को मौत की सजा सुनाकर फांसी दे दी जाती है। जल्द ही जॉन को बहादुरी का अवार्ड दिया जाता है। इस पर जॉन अपने जूनियर सिपाहियों से कहता है कि यह अवार्ड असल में उन लोगों का है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। वो सब हीरो थे और इसी के साथ इस फिल्म का इख्तिताम होता है।
अगर आपको हमारी फिल्में अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।